अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट दिन जो है हमने जो डिस्कशन की है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने स्पेक्ट्रम की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। लाइन स्पेक्ट्रम और जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है इनकी क्लासिफिकेशन की है। तो यही लाइन स्पेक्ट्रम हम लेते हैं और इसमें जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इससे पहले जो है अगर आप लोग देखें तो हम सोडियम मेटल आप लोगों ने जो है प्रैक्टिकल में जो है देखा होगा कि आप लोग जब लेबॉर्ट्री गए हों तो आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट किए होंगे। अगर आप सोडियम मेटल को लेके आ जाते हैं फ्लेम में तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे येलो फ्लेम अपीयर होता है। अगर आप जो है लिथियम मेटल को लेके आते हैं किसी जगह पे जो है लिथियम प्रेजेंट हो किसी साल्ट पे जो है तो वो जो है क्रिमेंसन रेड कलर देता है। तो ये मुख्तलिफ कलर जो है किस वजह से अराइज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब आप इसको फ्लेम में लेके वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मालिक्यूल्स हो एटम्स हो तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस रिटर्न होकर आते हैं सो दे रिलीज फोटोन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ द कलर्स को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो इसी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स अपीयर होते हैं। इसी आइडिया को हम लेते हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल में आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये पास्टन सीरीज और ये लाइमन सीरीज है। तो अगर आप लोग देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो है पीरियड में उन्होंने क्या की है, इन सीरीज ऑफ रेडिएशन को डिस्क्राइब किया है कि लेट्स सपोज हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं तो यहाँ पे चले जाता है, यहाँ से यहाँ पे इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल पे जो है एन जो है यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है, ओ शेल है, पी है और ये एन है। अगर इनमें से किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये एन से अगर यहाँ पे जो है ये N6 से N5 से N4 से N3 से N2 से इनमें से किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न होता है तो यहाँ पे ये सीरीज ऑफ रेडिएशन जो है इमिट करेगा। एंड दिस सीरीज ऑफ रेडिएशन वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय थियोडोर लाइमन ने इसको डिस्क्राइब किया है। तो ये साइंटिस्ट का नाम है लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन। इसको जो है लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन कहते हैं। अ सीरीज ऑफ रेडिएशन बी एमिटेड एंड दिस सीरीज ऑफ रेडिएशन इज नोन एज लाइमन सीरीज। इसको या लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन जो है डिस्क्राइब करते हैं। ये जो है अल्ट्रा वायलेट विजिबल अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो है यहाँ पे फोटोन इमिट होता है। अल्ट्रा वायलेट रीजन में यूवी रीजन में जो है यहाँ पे फोटोन की इमिशन होती है। अच्छा, अगर इस लाइमन सीरीज को अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके जो वेवलेंथ का जो रेंज है तो ये अराउंड अबाउट 200 नैनोमीटर से एबव और 400 नैनोमीटर के रेंज में जो है ये रेंज अगर आमतौर पे हम देखें तो ये लैम्डा में इसके लिए डिस्क्राइब होता है वेवलेंथ जो है जो रेंज है। तो ये लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन जो है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में यूवी रीजन में जो है फोटोन रिलीज होता है। और नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे लेट्स सपोज है अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो तो यहाँ से जंप करके यहाँ से जंप करके यहाँ से जंप इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से अगर ये वापस रिटर्न होते हैं तो अ सीरीज ऑफ रेडिएशन बी एमिटेड एंड दिस सीरीज ऑफ रेडिएशन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ऑस्टिन फ्रेजेस बाल्मर ने जो है सर डेविड बाल्मर ने की है। तो उन्हीं के नाम से जो है इनको बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन जो है डिस्क्राइब करते हैं। N4 है और यहाँ पे N3 इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से जो है अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है a series of radiation be emitted and this series of radiation is known as a Balmer series of radiation। इसको बाल्मर सीरीज से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये अल्ट्रा वायलेट जो है अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन में यहाँ पे फोटोन रिलीज होता है और इसका जो रेंज है तो ये 400 नैनोमीटर से एबव और 800 नैनोमीटर के रेंज में जो है इस फोटोन का लैम्डा मैक्स होता है। तो लैम्डा मैक्स फॉर द प्रोटॉन इज 400 नैनोमीटर से एबव और 800 नैनोमीटर के रेंज में जो है ये डिस्क्राइब होगा। तो बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ ज्यादा हो रहा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये यूवी रीजन में जो है यहाँ पे फोटोन रिलीज होता है। तो ये प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, बाल्ब जो बोहर की बातें हैं उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी गैप कम हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, वेवलेंथ ज्यादा हो गया है, यहाँ पे वेवलेंथ जो है कम है। तो वेवलेंथ जब कम होगा तो एनर्जी जो है डेफिनेटली क्या होगी, वो ज्यादा डिस्क्राइब होगी। एक अनदर जो है यहाँ पे पास्टन सीरीज ऑफ रेडिएशन अगर N से N6 से N5 से इलेक्ट्रॉन जो है या N4 से इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर N3 में आता है तो यहाँ पे सीरीज ऑफ रेडिएशन वाज इमिटेड एंड इट इज डिस्क्राइब एज अ पास्टन सीरीज ऑफ रेडिएशन। लेकिन डीएक्साइटेशन पॉइंट क्या हो, N3 हो। तो इट इज जो है यहाँ पे जो फोटोन होगा वो NIR रीजन में जो है फोटोन रिलीज, इसको नियर IR रीजन डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स है मुख्तलिफ बुक में इसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है, मुख्तलिफ बाज बुक में 750 लिखा होता है, बाज बुक में जो है 800 लिखा होता है।
तो यहाँ पे ये 800 नैनोमीटर से एबव और राउंड अबाउट 1700 नैनोमीटर के रेंज में जो है ये डिस्क्राइब होगा। लैम्डा मैक्स 800 नैनोमीटर और 1700 नैनोमीटर के रेंज में जो है ये ऑब्जर्व होगा। इट इज डिस्क्राइब एज अ पास्चन सीरीज, इसको पास्चन सीरीज से डिस्क्राइब करते हैं। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है एक अनदर सीरीज ऑफ रेडिएशन, नो पास्चन सीरीज ऑफ रेडिएशन जो है ये NIR रीजन में जो है यहाँ पे फोटोन रिलीज होगा। देयर वाज NIR रीजन। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से K शेल में डीएक्साइड होता है, अगर यहाँ पे जो है बाल्मर में जो है किसी भी जो है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है L शेल में डीएक्साइड होकर आ जाता है, और पास्चन सीरीज में इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे M शेल में डीएक्साइड होता है, तो इसको NIR रीजन में ये फोटोन। तो पास्चन के लिए M शेल के तक डीएक्साइटेशन है कि किसी भी हाई एनर्जी लेवल से M शेल तक जो है डीएक्साइटेशन है, तो ये पास्चन सीरीज में आता है। और अगर किसी भी एनर्जी लेवल से जो है अगर L में आता है तो इसको जो है बाल्मर से, और अगर किसी भी एनर्जी लेवल से K शेल में इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड होता है तो इसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, इसको आप लोग प्लीज ध्यान रखें, लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन। इसके बाद एक अदर जो है ये भी साइंटिस्ट ब्रैकेट सीरीज, ये US फिजिस्ट है, उसका नाम है अगर एक इलेक्ट्रॉन NN से, अगर एक इलेक्ट्रॉन NN से, N6 से, N5 से किसी भी एनर्जी लेवल से N4 में डीएक्साइड होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड जो है इसको N शेल कहते हैं। N शेल में तो यहाँ पे सीरीज ऑफ रेडिएशन भी एमिटेड एंड दिस सीरीज ऑफ रेडिएशन आर एब्रीविएटेड इज MIR, मिड IR में जो है यहाँ पे एमिशन होगा, मिड IR रीजन में। और लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है, तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये जो है फिक्स नहीं है, और ये राउंड अबाउट जो है 3700 या 3600 नैनोमीटर के रेंज में जो है इसका वेवलेंथ डिस्क्राइब होता है। इससे क्या आइडिया लेना है वो आपको बाद में सब क्लियर करता हूँ। तो ये ब्रैकेट सीरीज है। अगर आप लोग देखें पी फंड सीरीज ऑफ रेडिएशन विद एन इलेक्ट्रॉन जो है डीएक्साइड होते हैं N से, N6 से, N जो है इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से N5 में डीएक्साइड होकर आता है। अगर यहाँ पे किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डीएक्साइड होता है N5 में, यानी मतलब ये O शेल भी जो है इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड होता है, अ सीरीज ऑफ रेडिएशन विल बी एमिटेड एंड दिस सीरीज ऑफ रेडिएशन जो है यहाँ पे ये O शेल है और इसको जो है FIR रीजन में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स है तो ये 3600 या 3800 के रेंज से लेके जो है 5600 नैनोमीटर के रेंज में जो है ऑब्जर्व होता है। तो फॉर IR रेडिएशन, FIR रेडिएशन, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये FIR रेडिएशन ये वेवलेंथ सबसे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन है FIR रीजन में। तो अगर हम इन रेडिएशन को देखिए और इनमें जो ट्रेंड्स हैं उन ट्रेंड्स को देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे जो है कि ये लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन है, लाइमन सीरीज है। फिर उसके बाद बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन है, अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट जो है अगर आप देखिए तो ये पास्चन सीरीज ऑफ रेडिएशन है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज ऑफ रेडिएशन है, और नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो पी फंड सीरीज ऑफ रेडिएशन है। अगर आप देखें तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी एनर्जी जो है कम हो जाती है, इसकी एनर्जी पास्चन से यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज जो है सबसे लीस्ट एनर्जी का क्या है, ये सीरीज ऑफ रेडिएशन है। लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन को अगर आप लोग देखें तो लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन जो है यहाँ पे जो है इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेव नंबर ज्यादा, और इनका वेवलेंथ जो है क्या होगा वो कम होगा। यहाँ पे एनर्जी जो है कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम है, वेव नंबर कम है, वेवलेंथ जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए एनर्जी और कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेव नंबर कम हो जाते हैं, वेवलेंथ जो है और इंक्रीज हो जाता है। लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन है, यहाँ पे एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेव नंबर कम, और वेवलेंथ जो है अगर आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा। यहाँ पे सबसे कम एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी, कम वेव नंबर जो है, और सबसे लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जो है आप लोगों के पास होंगे। तो आपने ये 4 क्वेश्चन जो है में रखने हैं। आप लोगों से ये डिमांड होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन आइडेंटिफाई करें, द टाइप ऑफ रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ, आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है। द टाइप ऑफ रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है। द टाइप ऑफ रेडिएशन हैविंग लीस्ट एनर्जी, ये भी आप लोगों के पास यहाँ पे ये ट्रेंड है। द टाइप ऑफ सिस्टम जो है, टाइप ऑफ रेडिएशन हैविंग लीस्ट फ्रीक्वेंसी, हैविंग लीस्ट वेव नंबर्स, ये सारे पॉइंट्स है। तो ये अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर्स है। और अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर जो है आप लोगों ने इनको ज़हन में रखना है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन आर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन है।
सो अगर मैं पी फंड ब्रैकेट पास्टन और बाल्मर में एक्सप्रेशन करता हूँ शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन लाइमन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन जो है आप लोगों के पास द लीस्ट जो है लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन है पी फंड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव मैक्सिमम एनर्जी एंड द टाइप ऑफ रेडिएशन हैविंग लीस्ट एनर्जी। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोगों ने जहन में रखने हैं। तो ये अगर आप लोग देखें ये लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन के लिए एक जनरल पॉइंट है। अगर आप लोग देखिए इसके बाद एक अनदर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस को किस तरह फाइंड आउट करना है, हाउ यू हैव टू फाइंड द स्पेक्ट्रल लाइन, इसको स्पेक्ट्रल लाइन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल के ये न्यूक्लियस है और मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से n जो है n1 से जो है n2 पे लेके आ जाता हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोग देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन के शेल में है दूसरा एल शेल में, इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट किया एल शेल में, जब ये वापस आएगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा, अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करेगा। अगर आप लोग देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एम शेल में है तो यहाँ से इसके चांसेस है कि यहाँ से आए और यहाँ पे दूसरा जो है ये स्टेप वाइज आ जाए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है तो एक फोटोन रिलीज करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है तो ये तीन जो है क्या करता है स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है। तो इसको जनरलाइज करने के लिए कि इफ एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम n3 to n1, if an electron de-excite from n4 to n1, if an electron de-excite from n5 to n1, if an electron de-excite from n6 to n1, तो how we have to find the number of spectral line, इन spectral line को किस तरह find out करते हैं। आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पे n is equal to 1, n is equal to 2 and n is equal to 3 है। तो ये जो है अगर आप देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन n3 से n1 में आता है तो हाउ भी है, तो इसके आसान कंबाइन करने के लिए क्या अगर आप लोग आसानी के साथ जो है इसको मतलब ये कि फाइंड आउट करते हैं तो ये नंबर ऐड ना करें और ये बाकी जो है इन दो को लास्ट वाला जो है इसको ऐड ना करें और इन दो को सम अप करें, यू विल गेट द 3 स्पेक्ट्रल लाइन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन de-excite फ्रॉम n3 to n1 इट विल प्रोड्यूस 3 स्पेक्ट्रल, ये फिक्स वैल्यूज हैं। ओके अगर एक इलेक्ट्रॉन n4 से जो है n4 तो यहाँ पे जो है अगर n4 है यहाँ पे ये n3 है यहाँ पे ये n2 है यहाँ पे ये n1 है। इफ एन इलेक्ट्रॉन de-excite फ्रॉम n4 तो इसको क्या करे काउंट ना करे और ये बाकी जो है इनको सम अप करे, यू विल गेट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 6 स्पेक्ट्रल लाइन। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन de-excite फ्रॉम n4 to n1 ये प्रोड्यूस करेगा 6 स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे n5 है यहाँ पे n4 है n6 सॉरी n3 है और यहाँ पे ये n2 है, n is equal to 1 है। सो द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को इसको क्रॉस करें और इनको सम अप करें, यू विल गेट 10 स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n5 से n1 में आता है इट विल प्रोड्यूस 10 स्पेक्ट्रल लाइन, ये 10 स्पेक्ट्रल, ये बिल्कुल फिक्स वैल्यूज है। इसी तरह जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन n6 से आ रहा है तो आप इसको क्रॉस करें और इसको जो है इन सबको सम अप करें, तो इन सबको सम अप करते हैं तो यू विल गेट 15 स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहाँ पे 15 स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होते हैं और ये सारे वैल्यूज क्या है, ये सब के सब जो है अगर आप लोग देखें ये फिक्स वैल्यू है। अगर आपको ये कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो n5 से जो है n2 में आ रहा है नॉट n1 में, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो n6 से जो है n3 में आ रहा है और अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n7 से जो है लेट्स सपोज n2 में आ रहा है तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप देखें इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन स्पेक्ट्रल लाइन को फाइंड आउट करने के लिए आसान सा ट्रिक ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये n is equal to 5 है, n is equal to 4 है, n is equal to 3 है, n is equal to 2 है। तो आप क्या करें कि अगर यहाँ पे n1 की जगह n2 गिवन हो तो आप इसको फर्जी अपनी तरफ से एब्रीविएशन करें। नो n ये बिल्कुल लास्ट है तो ये 1, इसको कंसिडर करें 2, इसको कंसिडर करें 3, इसको कंसिडर करें 4, ये ऐड ना करें और इन सब को ऐड करें, यू विल गेट 6 स्पेक्ट्रल लाइन। यहाँ पे 6 स्पेक्ट्रल लाइन जो है जनरेट होंगे। सो द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है यहाँ पे 6 जनरेट होंगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन de-excite फ्रॉम n5 to n2, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से, अगर एक इलेक्ट्रॉन n6 से यहाँ पे जो है n is equal to 6, n is equal to 5, n is equal to जो है 4, n is equal to 3, अगर ये आप लोगों के पास सिचुएशन है तो आपने इस तरह नहीं करना है कि इसको जो है क्रॉस करके इसको सम अप करें, नहीं इस तरह नहीं होगा, ये गलत होगा। आपने क्या करना है, आपने जो है इस n3 को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कंसिडर अब क्रॉस करें और इसको सम अप करें, यू विल गेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास 6 स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होंगे। और अगर आप लोग यही यहाँ पे n7 है और यहाँ पे ये n6 है, यहाँ पे ये n5 है, n is equal to जो है 4 है, n is equal to 3 है, n is equal to 2 है। अगर n2 में जो है इलेक्ट्रॉन n7 से इलेक्ट्रॉन de-excite होकर आता है, आपने ये इस तरह नहीं करने कि इसको क्रॉस करें, नहीं ये गलत होगा। आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, अब इस ये नंबर क्रॉस करें एंड सम अप करें, यू विल गेट 15 स्पेक्ट्रल लाइन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होंगे। तो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये 15
जो है ये नहीं होगा और बाकी आप लोग तो ये अपनी तरफ से जो है इसकी एब्रीविएशन करनी है और इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो द स्पेक्ट्रल लाइंस को फाइंड आउट करने का ये आसान सा ट्रिक है और आप लोग जो है सेकेंड ईयर में आप लोगों ने फिजिक्स में ये फार्मूले भी पढ़े होंगे कि n इंटू n माइनस वन और डिवाइड बाई n जो है आप लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। ये आसान सा पॉइंट है और इसको जो है आप लोग ज़हन में रखें। नेक्स्ट जो है अगर हम आते हैं तो यहाँ पे डिस्कवरीज ऑफ एक्सरेज की तरफ आते हैं कि यहाँ पे एक्सरेज अगर आप देखें डिस्कवरीज ऑफ एक्सरेज रेडिएशन, एक्सरेज की जो है डिस्कवरीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, रोवेंजन ने ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया था और ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे जो है लेट्स सपोज एनोड है। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं विद अ बैटरी। कैथोडिक रेज की प्रोडक्शन के लिए अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो कंडीशन डिस्कस किए थे 0.01 mm ऑफ मर्करी प्रेशर था और 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था। लेकिन एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए जो प्रेशर होगा इनसाइड द ट्यूब 0.00 यहाँ पे 0.001 mm ऑफ मर्करी के दरमियान जो है यहाँ पे ये प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे जो है सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है 30,000 वोल्ट जो है और से लेके 50,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती हैं। अगर आपको याद हो तो कैथोडिक रेज की प्रोडक्शन के लिए 10,000 वोल्ट, लेकिन एक्सरेज की प्रोडक्शन की जब हम आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को हमने इंक्रीज करना है। तो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये क्या है, बैटरी है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी है एंड इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये क्या है, ये मेरे पास एनोड है और यहाँ पे ये क्या है, ये मेरे पास अभी जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ कैथोड है, नो इट इज डिस्क्राइब ये नेगेटिव होगा और ये जो है पॉजिटिव चार्ज है ये प्लेट होगा। कैथोड रेज जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब कैथोड रेज प्रोड्यूस होते हैं तो इनको जो है एक मिरर के जरिए जो है फोकस कर लेते हैं, इनका बीम बना लेते हैं। इनका क्या करते हैं, ये रेडिएशन जो है इनको जो है पास करते हैं एक मिरर से। यहाँ पे जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने यूज किया था और ये बीम ऑफ रेडिएशन जो है दे आर इंसिडेंट ऑन द एनोड, ये हैवी मेटल के एनोड पे जो है क्या करते हैं, इनको जो है फोकस कर लेते हैं। तो ही फाउंड कि रोएंजन ने जो है ये उसने ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ से जो है कोई जो है हाईली अननोन टाइप ऑफ रेडिएशन जो है वो क्या हो रहे हैं, वो एमिनेट हो रहे हैं, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ही नेम इट इज अननोन रेस। तो अननोन रेस के बेस पे जो है कि ये बिल्कुल जो है अननोन, ये इट वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड है, सो दैट्स व्हाई ही नेम इट इज एक्स-रेज रेडिएशन, इसको एक्स-रेज रेडिएशन। सो व्हेन दीज आर द कैथोडिक रेज, ये क्या है, ये कैथोडिक रेज हैं। व्हेन कैथोड रेज आर सो एनर्जेटिक रेज, व्हेन दे हिट द मेटल सरफेस दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल, ये इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होती है और वैकेंसी जनरेट करने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वो जो फोटॉन रिलीज करते हैं वो एक्सरेज के रेंज में होते हैं। तो दे आर डिस्क्राइब इन एक्सरेज, उनका जो वेवलेंथ होता है वो एक्सरेज के रेंज में होता है। ये अगर आप लोग देखिए ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोडिक रेज आर सो एनर्जेटिक रेज, ये कैथोडिक रेज है। ये क्या है कैथोडिक रेज, दे हिटेड द इस न्यूक्लियस जो है यहाँ पे क्या करते हैं, के शेल को हिट करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी आ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे जो है वैकेंसी आ जाती है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करके आता है, तो जब इसको जम करके आता है तो फोटॉन रिलीज होता है। इस फोटॉन का जो वेवलेंथ होता है वो एक्सरेज के रेंज में होता है। इस फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्सरेज के रेंज में होती है। इस फोटॉन की जो एनर्जी होती है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करके आता है तो यहाँ पे भी फोटॉन एक्सरेज के रेंज में होता है। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड फ्रॉम L to K इट इज कॉल्ड K अल्फा। अगर एक इलेक्ट्रॉन M से K में जम करके आता है इट इज कॉल्ड K बीटा। एंड इफ एन इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड फ्रॉम द M से जो है अगर N से इलेक्ट्रॉन जम करके K में आता है तो इट इज कॉल्ड K गामा, इसको K गामा से डिस्क्राइब करते हैं। नो दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, इसको K सीरीज ऑफ एक्सरेज से डिस्क्राइब करते हैं। नो दे आर डिस्क्राइब एज अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज एंड K सीरीज ऑफ एक्सरेज, इनको डिस्क्राइब करते हैं कि ये K सीरीज ऑफ एक्सरेज है। अगर आप लोग देखिए अगर यहाँ पे ये L शेल है और इसमें वैकेंसी क्रिएट हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है यहाँ पे जम करके आता है तो फोटॉन रिलीज होता है। अच्छा यहाँ से जम करके आता है तो इफ एन इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड फ्रॉम N to L इट इज डिस्क्राइब एज L अल्फा। अगर एक इलेक्ट्रॉन N से L में आता है तो इट इज डिस्क्राइब एज L बीटा।
और अगर एक इलेक्ट्रॉन O से L में आता है तो इट इज डिस्क्राइब एज एल गामा, तो इसको एल गामा से एक्सप्रेस करते हैं। आप लोग देखिए इट इज जनरली जो है डिस्क्राइब करते हैं कि एल सीरीज ऑफ एक्स रेज, इसी तरह एम सीरीज है। जनरल क्या है, जनरल ट्रेंड ये है कि के सीरीज ऑफ एक्स रेज जो है ये ज्यादा एनर्जी का है एज कंपेयर टू द एल सीरीज, while L series of X rays are more energetic than the M series। ये M series तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इनके वेव नंबर ज्यादा, और इनका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्टर होता है। यहाँ पे जो एनर्जी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेव नंबर कम हो जाते हैं, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे जो है अगर आप देखिए एनर्जी और कम, वेव नंबर कम, और वेवलेंथ जो है ये सबसे ज्यादा डिस्क्राइब होगा। सो द टाइप ऑफ एक्सरेज हैविंग व्हिच आर लॉन्गर वेवलेंथ जो है तो वो एम सीरीज ऑफ एक्सरेज है, एंड द टाइप ऑफ एक्सरेज जो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं वो के सीरीज में यहाँ पे डिस्क्राइब होंगे। इनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, इनके वेव नंबर भी ज्यादा होंगे, इनकी एनर्जी कम होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और इनके वेव नंबर जो है वो भी कम जो है डिस्क्राइब होते हैं। नो दीज आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज जो है कि जिसमें के सीरीज जब वैकेंसी इन द शेल जनरेट होती है तो इनको जो है के सीरीज ऑफ एक्सरेज से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक्सरेज जो है एक दूसरा मेथड भी है और जिसको जो है हम ब्रिमस्टॉलिंग मेथड्स कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये लेट्स सपोज है। ये जो है कैथोडिक रेज है, कैथोडिक रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, कैथोडिक रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आ रहे हैं और हाई पोटेंशियल डिफरेंस, इतने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आ रहे हैं, तो ये जैसे ही न्यूक्लियस के करीब आते हैं तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, ब्रेक होना। सो देयर विल बी अ ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे फॉर अ व्हाइल टाइम जो है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो है ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, एंड इस अट्रैक्शन से जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूअस एक्सरेज रेडिएशन जो है रिलीज करते हैं, एंड दिस मेथड इज नोन एज ब्रिमस्टॉलिंग। अगर आप लोग देखें तो इसको जो है ब्रिमस्टॉलिंग मेथड से जो है डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है रिमूवल नहीं हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जा रहा है, तो जितना जो है ये इलेक्ट्रॉन, ये कैथोडिक रेज जो है ये न्यूक्लियस के करीब जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से फार अवे जाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे तो कम एनर्जी वाला एक्सरेज प्रोड्यूस होगा। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा इतनी ज्यादा जो है यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, कंटिन्यूअस जो है एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो है इसकी एक्सप्रेशन करते हैं जो कि के सीरीज ऑफ एक्सरेज है। अगर आप लोग देखें द के सीरीज ऑफ एक्सरेज, हम यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है के सीरीज है, के सीरीज ऑफ एक्सरेज में जो है के गामा इज मोर देन द के बीटा एंड के बीटा इज ग्रेटर देन द के अल्फा। इसी तरह एल गामा जो है इज मोर एनर्जेटिक देन द के एल गामा एल बीटा, और एल बीटा इज मोर देन द एल अल्फा। इसी तरह एम गामा जो है इज ग्रेटर देन द एल जो है यहाँ पे जो है एम बीटा एंड एम बीटा इज ग्रेटर देन द एम अल्फा से इसको, लेकिन ओवरऑल के सीरीज ऑफ एक्सरेज आर ग्रेटर एनर्जी देन द एल सीरीज और एल सीरीज आर ऑफ ग्रेटर एनर्जी देन द एम सीरीज जो है ये इनसे क्या है, ये इससे सबसे जो है मतलब ये कि ये सबसे मोर एनर्जेटिक और ये लीस्ट एनर्जेटिक एक्सरेज डिस्क्राइब होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन पहला ये है कि लेट्स सपोज मैं स्टार्ट लेता हूँ लिथियम मेटल से। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिथियम मेटल को टारगेट करता हूँ ये मेरे पास क्या है, एनोड है, इट इज डिस्क्राइब एज अ एनोड, और यहाँ से जो है कैथोडिक रेज आ रहे हैं, ये कैथोडिक रेज है। कैथोडिक रेज जो है आर सो एनर्जेटिक रेज, जब ये इसको हिट करते हैं तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। मैं क्या करता हूँ, लिथियम मेटल का एक एनोड बना लेता हूँ, ये लिथियम से बना लिया है, और इसको हैंग किया है और इसको टारगेट करता हूँ, फोकस करता हूँ। किसके जरिए फोकस करता हूँ, यहाँ पे कैथोडिक रेज के जरिए फोकस करता हूँ, देखता हूँ कि ये कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन है। तो आप लोग देखें ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब ये कैथोडिक रेज जो है इसको हिट करते से वैकेंसी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा। अच्छा, इसमें तो और कोई और यहाँ पे शेल नहीं है, तो इट विल ओनली प्रोड्यूस के अल्फा एक्सरेज ये प्रोड्यूस करेगा। इट विल ओनली जनरेट जो है ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ के अल्फा एक्सरेज जो है ये प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं सोडियम मेटल की तरफ आ जाता हूं, अगर आप लोग देखिए ये सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो यहाँ पे सोडियम मेटल में ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये एक्सरे कैथोडिक रेज आ रहे हैं, कैथोडिक रेज इसको हिट करते हैं, यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो गई, एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर सकता है, यहां से जंप कर सकता है। तो के अल्फा इफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम द L2 के जो है के एंड के बीटा, एंड इफ इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है फ्रॉम N से K में, तो यहां पे अगर आप देखें दूसरा चांस ये है, ये L है और ये M है। एक अनदर चांस ये कि इलेक्ट्रॉन यहां पे भी आ जाए, तो वी कैन आल्सो डिस्क्राइब कि इफ M से इलेक्ट्रॉन जो है L में आ जाए तो L अल्फा। तो सोडियम मेटल जो होगा, जो सोडियम मेटल को अगर मैं एनोड बनाऊं, अगर ये लिथियम रिप्लेस करो और इसकी जगह सोडियम मेटल लगाऊं, तो सोडियम मेटल को अगर ये हिट करता है, सोडियम मेटल की हिटिंग से जो वैकेंसी क्रिएट होगी, तो आप लोग देखिए यहाँ पे के अल्फा, के बीटा और यहाँ पे एल अल्फा, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। 2 टाइप ऑफ एक्सरे जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, 2 टाइप्स, एक जो है के टाइप होगा और एक एल टाइप होगा। एल अल्फा एल अल्फा जो है एल टाइप, और यहाँ पे जो है ये के टाइप ऑफ एक्सरे, ये दोनों द टोटल नंबर ऑफ एक्सरे जो है, द टोटल नंबर ऑफ एक्सरे जब ये प्रोड्यूस करेगा, टोटल नंबर ऑफ एक्सरेज की जो प्रोडक्शन होगी, तो वो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि यहाँ पे के अल्फा, के बीटा और एन अल्फा, तो ये 3 जो है आप लोगों के पास टाइप होंगे। 3 ये टोटल नंबर ऑफ एक्सरे जो है, ये 3 जो है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एक्सरे जो है यहाँ पे आप लोगों के पास जनरेट होंगे। तो ये अगर आप देखें तो ये एक जनरल जो है स्केच है। अच्छा, ये एनर्जी वाइज अगर आप लोग देखें, ये सीक्वेंस जो मैंने लिखा है, तो ये एनर्जी वाइज है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाइज, वेव नंबर वाइज, वेवलेंथ वाइज जो है इसका सीक्वेंस है कि ये मोर एनर्जेटिक देन दिस वन, ये मोर एनर्जेटिक देन दिस वन, और ये मोर एनर्जेटिक देन दिस वन, ये मोर एनर्जेटिक देन दिस वन, ये मोर एनर्जेटिक देन दिस वन, ये मोर एनर्जेटिक है देन दिस वन आप लोगों के पास। तो ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अगर मैं इंटेंसिटी वाइज एक्सप्रेशन करता हूं, इंटेंसिटी ऑफ द गामा, तो यहां पे क्या होगा, के अल्फा की ज्यादा देन द के बीटा विल बी ग्रेटर देन द के गामा, इंटेंसिटी वाइज जो अरेंजमेंट होगी। और आप लोग उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें यहां पे जो है कि वैकेंसी आ गई, तो सबसे ज्यादा चांसेस इससे है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आए, और यहां पे जो है के अल्फा सबसे ज्यादा चांसेस है। फिर यहां पे चांसेस कम हो जाते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन आए, और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके चांसेस और भी कम होते हैं। तो मतलब ये कि अगर मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा हाइट के अल्फा का होगा, और फिर उसके बाद के बीटा को, और फिर उसके बाद सबसे जो लीस्ट इंटेंसिटी होगी, मतलब ये हाइट ऑफ दिस सिग्नल जो होगा, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो लीस्ट होगा वो के गामा का होगा, और सबसे मैक्सिमम जो होगा वो के अल्फा का, और यहाँ पे के बीटा। इस तरह ये आप लोगों के पास ये है। इसके लिए क्या है, इंटेंसिटी से इसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो इंटेंसिटी जो है अगर आप लोग के अल्फा, फिर उसके बाद के बीटा, और यहाँ पे ये है ये के गामा से इसको एक्सप्रेशन करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए, ये इंटेंसिटी वाइज है, बिल्कुल आप लोगों के पास एनर्जी का जो रिवर्स है, इनवर्स है, तो इंटेंसिटी इज इनवर्स। यहाँ पे जो है क्या है कि जो एनर्जी लेवल्स के जो लाइंस है, तो ये इंटेंसिटी का जो सिग्नल जो आप लोगों के पास प्रोसेस होगा, ये बिल्कुल इसका इनवर्स होगा। तो इंटेंसिटी का सीक्वेंस ये होगा कि एल अल्फा विल बी मोर देन द एल बीटा विल बी मोर देन द एल गामा। इस तरह एम अल्फा विल बी मोर, क्योंकि यहाँ पे चांसेस क्या होंगे, वो मैक्सिमम जो है डिस्क्राइब होंगे। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो बुक में जो है जो इनके प्रॉपर्टीज हैं, तो वो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। तो अगर आप लोग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे जो है उनको जो है आप लोग रीड करें, तो उसमें कोई इस तरह की केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं है। सिंपल सी बातें हैं कि ये जो एक्सरेज होते हैं, दे कैन बी डायफ्रैक्टेड, इनको डायफ्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनको रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं। दे कैन बी यूज फॉर द फ्लोरेसेंट मटेरियल में जो है फ्लोरेसेंस डिटेक्ट करने के लिए इनको यूज करते हैं। प्योरिटी जो है डिटेक्ट करने के लिए जो है इन एक्सरेज रेडिएशन को यूज करते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप देखिए एयरपोर्ट में सिक्योरिटी पर्पस के लिए इनको यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके यूजेस है। क्रिस्टलाइज जो क्रिस्टलाइज सब्सटेंसेस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये एक्सरेज रेडिएशन फाइंड के जरिए फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड लेंथ को फाइंड करने के लिए एक्सरेज रेडिएशन को यूज करते हैं कि हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड लेंथ है 74 पाइकोमीटर है, तो इट इज यूज जो है दिस टेक्निक इज अ स्पेसिफिक टेक्निक टू यूज द बॉन्ड लेंथ। तो केमिस्ट्री में बॉन्ड लेंथ को फाइंड करने के लिए और क्रिस्टलाइन की ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए इनको यूज करते हैं। तो आप लोग सिर्फ इसको रीड करें, और मेरे ख्याल में इसमें और कोई इस तरह की टेक्निकल बात नहीं है। नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं एक अनदर कंसेप्ट की तरफ आते हैं, एंड दैट इज मोज़ले लॉ।
इस मोज़ले लॉ की तरफ आते हैं कि मोज़ले लॉ क्या है। हमने जो है इससे पहले जो डिस्कशन की थी कि डेल्टा E इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ये बोहर मॉडल है फॉर द एनर्जी, और यहाँ पे m, यहाँ पे अगर आप देखें 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं। और अगर ये डेल्टा E जो है इट इज आल्सो इक्वल टू h न्यू जी स्क्वायर, और यहाँ पे ये E4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h जो है, अगर इस h को यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये h मल्टीप्लाइड h ये क्यूब हो जाएगा। बस मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है h क्यूब लिख रहा हूँ 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। अगर आप देखें, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को देखें, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन, और ये प्रोटॉन नंबर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी स्क्वायर। ये जी स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो है ये जो पॉइंट है मोज़ले में ने इसको जो है क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको कांस्टेंट एक्सप्रेशन किया है। तो अगर मैं स्क्वायर को खत्म करता हूं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटॉन नंबर। तो जो प्रोटॉन नंबर होता है तो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितने प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होते हैं आप लोगों के पास द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन इंक्रीज हो। इसका रीजन देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पे स्कैंडियम है, यहाँ पे टाइटेनियम है, वेनेडियम है और क्रोमियम है, मैंगनीज है। मैं इन 5 एलिमेंट पे इस कंसेप्ट को, इसका प्रोटॉन नंबर जो है ये 21 है, इसका प्रोटॉन नंबर 22 है, ये 23 है, ये 24 है और ये 25 है। अगर आप देखिए ये न्यूक्लियस है और इसमें 21 प्रोटॉन है। यहाँ पे जो है अगर देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जो है बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं। अगर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाए, अगर के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो जाए, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया है और इसमें वैकेंसी क्रिएट, तो ये 21 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे इन ऑर्डर टू ब्रिंग हिम बैक, कि यहाँ से वापस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके आए तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका वैलेंस जो है वो एक्स रेज के रेंज में होगा। ये हमने जो है इससे पहले डिस्कशन किया है। प्लीज अगर आप इनको पॉइंट को देखें, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे डीएक्साइड होकर आता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे डीएक्साइड होता है, कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस ऑफ एक्स-रे जो है यहां पे क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो है यहां पे रिलीज होते हैं। अगर मैं ये 22 प्रोटॉन करूं, प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और यहां पे ये के शेल है, यहां पे जो है आप लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो 22 प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे लेके आएगा। तो 22 प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स इस 21 से ज्यादा होगा। और इसी तरह जो है अगर मैं 25 प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्जेस को लिखूं तो यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे जो है 8 है। मैं जनरली अगर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो ये 25 प्रोटॉन ज्यादा एनर्जी इस पे एक्सर्ट करे इन ऑर्डर टू ब्रिंग हिम टू द न्यूक्लियस के करीब सेकंड ऑर्बिट में लेके आएंगे। तो आप देखें कि जितने प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगी, तो मोर जो है फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन जो है यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू द मोज़ले कंसेप्ट जो है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और उसने ये आइडिया कहाँ से लिया है, उसने जो है ये बोहर एटॉमिक मॉडल से ये आइडिया लिया है कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोटॉन नंबर। ये प्रोटॉन नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ओके, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज, तो इसको जो है प्रोटॉन नंबर जब इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे जो है अगर आप जितने प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे जो है अगर आप देखिए अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है, रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आता है, लेकिन ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो ये शील्ड करता है द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो जब ये शील्ड होगा, इस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम जो है कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन, इसलिए मैं बी को एक्सप्रेस करता हूँ कि माइनस बी। इसका मतलब ये कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, जिसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अगर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाए अगर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट के इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसकी प्रोटेक्शन होगी। तो बात से प्लीज द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a into z minus b where a is a proportionality sign constant. What is mean by a? a क्या है? अगर आप लोग देखें
अगर आप लोग देखें यहां पे जो है ए क्या है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी है, ये जी स्क्वायर है। ये अगर आप लोग देखें ये E4, ये M8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये H क्यूब, ये सारे कांस्टेंट हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं। और अगर ये 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 4 है। तो यहां पे जो है इसका क्या करें, इसका एलसीएम ले और इस 4 को यहां पे डिवाइड करें तो ये 4 हो जाएगा, यहां पे 1 पे डिवाइड करें, सॉरी यहां पे ये 1 हो जाएगा, 1 पे डिवाइड करें तो ये 4, तो ये 3/4 के बराबर है। तो वी कैन रिप्रेजेंटेड, ये भी कांस्टेंट है। इन सारे वैल्यूज का ये सारे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दे आर डिस्क्राइब एज ए, इसको ए कहते हैं मोज़लेला का जो कांस्टेंट है। तो ये E4 M और 3/4 8 ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो अगर आप लोग देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जिसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द जी, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है यहां पे ए जी माइनस बी, ये ए जो है आप लोगों को ये एक्सप्रेशन करता है, इसकी एक्सप्रेशन ये है। अच्छा, मैं यहां पे ए की वैल्यू जो है ऑर्बिट टू ऑर्बिट डिफरेंट होती है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑर्बिट टू ऑर्बिट क्या होती है, ये न्यूक्लियस है। और यहां पे जो है अगर आप देखें, यहां पे जो है अगर हम देखें नेक्स्ट जो है, अगर मैं यहां पे आ जाऊं, थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिए, अगर इन दोनों के दरमियान देखें तो ये जो है E4 M डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब मल्टीप्लाइड 3/4 है, ये E1 और ये E2 है। और अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो ये E4 यहां पे M 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर जो है क्यूब मल्टीप्लाइड जो है यहां पे ये E2 और ये E3 है। प्लीज आप लोग देखिए, ये E2 और ये E3 है, यहां पे ये N2 और ये N3 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5/36 के बराबर है, 5/36। तो 5 मल्टीप्लाई कर 36 पे डिवाइड करें तो ये तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पे ए वैल्यू क्या होगा, द कांस्टेंट ए बिगर होगा, यहां पे द वैल्यू ऑफ ए कम हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे आ जाता हूं तो यहां पे ए वैल्यू और कम होता जाएगा। तो ए वैल्यू यहां पे मैक्सिमम, यहां पे ए वैल्यू कम, यहां पे ए वैल्यू, लेकिन इन दो ऑर्बिट में द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट, इन दो ऑर्बिट में द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट, इन दो ऑर्बिट में, लेकिन ऑर्बिट टू ऑर्बिट इस ए की वैल्यू क्या होगी, वो डिफरेंट डिस्क्राइब होगी। ऑर्बिट टू ऑर्बिट इन इस ए की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिस्क्राइब होगी। तो आप लोगों ने जो है मोज़लेला में, ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटॉन इज इक्वल टू ए इनटू जी माइनस बी। अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये ए जी माइनस ए बी, अगर इस इक्वेशन को हम यहां पे लिखे तो ये प्लस ए बी इज इक्वल टू ए जी, और ये ए को अगर मैं क्रॉस करके यहां पे लेके आऊं तो ये प्रोटॉन नंबर, इसके इसी इक्वेशन को उसने यूज किया है टू फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट्स, टू फाइंड द एटॉमिक नंबर। फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हो रही है, उसने ये है यहां पे लिया है। ए वैल्यू कांस्टेंट है और बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो के शेल के लिए द बी वैल्यू इज इक्वल टू 1, एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है के शेल ये। लेकिन के की वैल्यू जो है यहां पे, सॉरी यहां पे एल के लिए द वैल्यू ऑफ बी इज राउंड अबाउट 7.4 है, 7 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है। तो कौन जो है यहां पे आप लोगों के पास एडजस्टमेंट फैक्टर है, तो उन्होंने यहां पे, तो ये नहीं है कि आप लोगों के पास द एल के लिए जो है द बी वैल्यू 2 है, ये गलत है। तो बात लोग, तो ये 7.4 है। और अगर मैं जो है 3 शेल में चला जाऊं तो वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फिर 17 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट विल बी मैक्सिमम इन N3, यहां पे कम होगा, और यहां पे सबसे लीस्ट जो है वो शील्डिंग इफेक्ट जो है किस में होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए। यहां पे क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करना है। ओके, तो ये अगर आप देखें, अच्छा इस इक्वेशन को अगर आप लोग जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस ए बी डिवाइड बाय ए, जी वैल्यू जो है प्रोटॉन नंबर है, इसी इक्वेशन के बेस पे मोज़ले ने जो है न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी, उनके एटॉमिक नंबर की जो है प्रॉपर, उन्होंने एक तो न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी की। सेकंड पॉइंट ये है कि उन्होंने जो है इस इक्वेशन के जरिए बाज एलिमेंट्स के जो प्रोटॉन नंबर गलत थे उनकी जो है क्या की है, करेक्शन भी किया है। तो करेक्शन भी की है एंड प्लस जो है उन्होंने जो है यहाँ पे जो है न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी इसी के बेस पे, उसने राउंड अबाउट 38 एलिमेंट पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसके बाद जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच गया था। आप लोग गौर से देखें, which of the following, मैं इस तरह क्वेश्चन लिख रहा हूं, which of the following element
which of the following element produces shorter wavelength of X-rays, wavelength of X-rays। तो यहां पे मैं एक्सप्रेस करता हूं, A है, B है, C है और ये D है। यहां पे हम लिखते हैं कॉपर, यहां पे जो है मैंगनीज है, ये आयरन है और ये कोबाल्ट है। तो आपको जो है एटलीस्ट जो है फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल के प्रोटॉन नंबर का पता होना चाहिए। कॉपर का 29 है, मैंगनीज का 25 है, आयरन का 26 है, कोबाल्ट का 27 है। तो सर जिसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा वो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस करेगा। वो क्या करेगा? तो जिस एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा वो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस करेगा। जिसका वेवलेंथ जो है यहाँ पे जो है इसका प्रोटॉन नंबर सबसे कम होगा तो वो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। ये ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन रिलीज करेगा एक्स-रे का, ये जो है मोर फ्रीक्वेंसी वाला जनरेट करेगा और ये मोर वेव नंबर जो है ये एक्स-रेज प्रोड्यूस करेगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने क्या करने, इनको जहन में रखना है। तो ये मोज़ले लॉ जो है और उसका आइडिया है, आप लोगों ने प्लीज इनको भी जहन में रखना है। नेक्स्ट जो है अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे बोहर मॉडल में जो डिफेक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करना था। बोहर एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स है तो उसमें एक डिफेक्ट ये है कि जो बोहर एटॉमिक, ये सारी बातें बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट है वो ये है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, लिथियम पे एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम पे एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, तो इन पे जो है बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लाई होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता और उसका रीजन यह है कि बोहर एटॉमिक मॉडल ओनली अ सिंगल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है। बोहर एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये जो है अज़मुतल क्वांटम नंबर में मैंने एक्सप्लेन करना है द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। द थर्ड वन यहाँ पे ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, ये स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट, ना ये ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। ना इट कैन, बोहर एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट, ना ये ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। द फोर्थ पॉइंट, अगर व्हाट इज मीन बाय स्टार्क इफेक्ट, यहाँ पे स्टार्क इफेक्ट अगर आप द स्प्लिटिंग ऑफ EMR, electromagnetic radiation in the presence of electric field is known as stark effect. In the splitting of electromagnetic radiation in the presence of magnetic field is known as Zeeman effect. ये Zeeman effect मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग है और यहाँ पे जो है ये स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, इन दोनों को हम इंटरफेरेंस से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इट कैन नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये क्लासिकल मॉडल पे है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल क्लासिकल एटॉमिक मॉडल के बेस पे है, तो इसी वजह से जो है वो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं करता। द फोर्थ वन अगर आप लोग देखें तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है हैव कंट्राडिक्शन, बोहर एटॉमिक मॉडल हैव कंट्राडिक्शन, ये हैव कंट्राडिक्शन और विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो है इसके साथ क्या है, इसका कंट्राडिक्शन है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा देखें, अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो h/2 पाई मोमेंटम के साथ रिवॉल्व कर रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो h/2 पाई मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के साथ रिवॉल्व कर रहा है, इट मींस ये k शेल में प्रेजेंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन h/pi मोमेंटम के साथ रिवॉल्व कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम के साथ, इट मींस ये l शेल में प्रेजेंट है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 3h/2 पाई एंगुलर मोमेंटम के साथ रिवॉल्व कर रहा है, इट मींस कि ये m शेल में प्रेजेंट है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये 4h/2 पाई मोमेंटम के साथ रिवॉल्व कर रहा है, तो इट मींस कि ये n शेल में है। तो क्या मैं कर सकती, यहां से डिस्क्राइब कर सकता हूं कि यहां पे एंगुलर मोमेंटम से मैं इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड कर सकता हूं कि अगर इस एंगुलर मोमेंटम के साथ रिवॉल्व करे तो k शेल में है, अगर इस एंगुलर मोमेंटम के साथ रिवॉल्व करे तो l शेल में है,
अगर इस एंगुलर मोमेंटम के साथ है तो m शेल में है, अगर इस एंगुलर मोमेंटम के साथ रिवॉल्व करे तो ये n शेल में है। तो क्या हम इसको यहां से डिस्क्राइब कर सकते हैं आसानी के साथ? लेकिन इट इज अगेंस्ट, हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली। अगर मैं मोमेंटम को फाइंड करता हूं तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। और हाइजेनबर्ग की बात जो है ये मॉडर्न मैकेनिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स है, उसकी बात ज्यादा ऑथेंटिक है एज कंपेयर टू द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है, ये इसके क्या है, ये जो है बोहर एटॉमिक मॉडल के जो है डिफेक्ट्स हैं। तो इन डिफेक्ट्स को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं, इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट जो है बस ये टॉपिक भी क्लोज है एंड वी हैव टू एक्सप्लेन द क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर जो है क्या है, क्वांटम नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्वांटम नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भी इनको डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटम नंबर्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ एटम, के एटम का साइज क्या है, एनर्जी ऑफ एटम, के इसके एनर्जी ऑफ एटम मतलब ये कि शेल जो है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं शेल और ऑर्बिट्स है। यहाँ पे जो है हम एक और आइडिया कि इट आल्सो एक्सप्लेन द सब एनर्जी लेवल, ये हमें सब एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करता है। द नेक्स्ट जो है ये हमें शेप ऑफ द सब एनर्जी लेवल, शेप ऑफ सब एनर्जी लेवल, के सब एनर्जी लेवल के जो शेप होंगे वो हमें। द नेक्स्ट जो है ये हमें एक्सप्लेन करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को जो है डिस्क्राइब करते हैं। और द नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को जो है इससे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो क्वांटम नंबर जो है हमें क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जो है अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के 3 डायमेंशनल स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं होते। तो इसी आइडिया को जो है यहाँ पे जो है डी ब्रॉगले का एक आइडिया है, डी ब्रॉगले, और वो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डी ब्रॉगले ने ये पॉइंट दिया था कि अगर लाइट जो है उसका डुअल नेचर है सो इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर है। और ये इक्वेशन जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया mv इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, ये mv इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, ये क्या है, h है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है आइंस्टाइन इक्वेशन से। नो इट इज डिस्क्राइब एज अ मोमेंटम, मोमेंटम और यहाँ पे वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम और वेवलेंथ में, तो मोमेंटम पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल नेचर को, और ये वेवलेंथ जो है उसके वेव नेचर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो उसने डी ब्रॉगले ने ये पॉइंट सिर्फ दिया था एंड देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। यही आइडिया जो है डेविसन और जर्मन लेते हैं, डेविसन और जर्मन जो है यूएस फिजिस्ट हैं और वो इस आइडिया को लेते हैं और इसमें जो है 1927 में जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है ये प्रूफ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव नेचर, कि इसका वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन्स हैव डायफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव नेचर, कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव नेचर, इसका वेव नेचर भी है। तो ये एक अनदर पॉइंट। द थर्ड पॉइंट ये है, अगर यहाँ पे है कि एक ऑस्ट्रियन फिजिस्ट है आर्विन श्रोडिंगर है और उसके इक्वेशन है कि यहाँ पे ये अगर आप लोग देखें एच साई, यहाँ पे ई साई इज इक्वल टू एच साई, ये उसका, उसने इस इक्वेशन को सॉल्व किया फॉर हाइड्रोजन एटम और वो इस बात पे पहुंच गया था कि हाइड्रोजन का एटम फ्लैट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम का जो है ये 2 डायमेंशन, ये फ्लैट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न जो एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन एटम जो है ये 3 डायमेंशन है। नो इट एक्सप्लेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को एक्सप्लेन करता है और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से डिस्क्राइब करते हैं। ये जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो एम्पलीट्यूड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ई जो है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द आर्विन श्रोडिंगर कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर आप देखें तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, कि ये न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेसेस में जो है ये प्रेजेंट होते हैं और इनको यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव्स के इलेक्ट्रॉन्स 3 डायमेंशनल स्पेसेस में, और जिन 3 डायमेंशन में ये इलेक्ट्रॉन जो है रिजाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो जिन 3 डायमेंशनल स्पेसेस में जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, इन 3 डायमेंशनल स्पेसेस को हम ऑर्बिटल से डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है, ऑर्बिटल्स है, इनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडिंग वेव, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम डिस्क्राइब करते हैं कि अनदर पॉसिबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव यहाँ पे मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव यहाँ पे मैक्सिमम। यहाँ पे जो है जहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 0 हो, उसको जो है हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, नोड से डिस्क्राइब करते हैं। नोड्स 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड्स और एक होते हैं एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स को जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो ये जो है अगर आप देखें तो ये आर्विन श्रोडिंगर का आइडिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के 3 डायमेंशनल स्पेसेस में जो है प्रेजेंट होते हैं इन स्टैंडिंग वेव्स। ये स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं स्टैंडिंग वेव्स में, और इन 3 डायमेंशनल स्पेसेस को हम ऑर्बिटल से डिस्क्राइब करते हैं। तो क्वांटम नंबर में जो पहला है तो वह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें क्या क्या एक्सप्लेन करता है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज फ्रॉम द एन। तो एन जो है अगर आप देखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। नो, इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ एटम। जितना एन वैल्यू इंक्रीज होता है, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है। हमने ऑलरेडी इस इक्वेशन को प्रूव भी किया है। एंड इट आल्सो एक्सप्लेन एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, कि जितना जो है आप लोगों के पास जो है साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। इस इक्वेशन को भी हमने नो, इट आल्सो एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। नो, द एन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये हमें पीरियड नंबर को एक्सप्लेन करता है। एन जो है डिस्क्राइब करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इट एक्सप्लेन पीरियड नंबर्स को। ये हमें पीरियड नंबर्स को एक्सप्लेन करता है। द नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें ये जो एन है तो पीरियड नंबर इलेक्ट्रॉनिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2n स्क्वायर फार्मूला इसके लिए यूज करते हैं कि ये अगर आप लोग देखें तो ये 2n स्क्वायर फार्मूला के मुख्तलिफ शेल में जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने किस तरह डिस्क्राइब करें तो वो भी यहाँ से लेते हैं। एंड द थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखें सो द एन जो है ये अगर आप देखें तो ये मेन एनर्जी लेवल्स को एक्सप्रेस करते हैं। एन जो है ये मेन एनर्जी लेवल को एक्सप्रेस करता है। ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद जो है एक अनदर क्वांटम नंबर जो है दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है एक अनदर क्वांटम नंबर सेकंड जो है इट इज डिस्क्राइब बाय एल। इसको एल से डिस्क्राइब करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स, इनको सेकेंडरी क्वांटम नंबर से भी डिस्क्राइब। ये सारे इसके लिए वर्ड्स यहाँ पे मतलब ये कि जो है सेकेंडरी भी इसको कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर से भी क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो इसके यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करता है सब एनर्जी लेवल को। सब एनर्जी लेवल इट एक्सप्लेन जो है द शेप ऑफ सब एनर्जी लेवल। शेप ऑफ सब एनर्जी लेवल, ये हमें सब एनर्जी लेवल के शेप को एक्सप्लेन करता है। द थर्ड वन ये है कि ये जो L है तो इट आल्सो एक्सप्लेन कि जो L की वैल्यू होती है इट एक्सप्लेन द एंगुलर जो है एंगुलर नोड्स। ये हमें एंगुलर नोड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। अगर L वैल्यू 0 हो तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ 0 एंगुलर नोड। इसमें अगर L वैल्यू 1 हो तो अ सिंगल एंगुलर नोड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। द फोर्थ वन ये है कि 2 into 2L + 1। तो इस फार्मूले के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सब एनर्जी लेवल को हमें क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। ये n2 एंड द फिफ्थ वन अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है कि ये जो L होता है एंगुलर नोड्स को, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सब एनर्जी लेवल को, शेप ऑफ सब एनर्जी लेवल को, और यहाँ पे जो है हम आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि सब एनर्जी लेवल्स के। अच्छा, ये L की वैल्यू जो है ये हमें एब्रीविएशन ऑफ द सब एनर्जी लेवल के लिए भी इसको यूज करते हैं। एब्रीविएशन ऑफ मतलब जिसके लिए L वैल्यू 0 हो तो S इसके लिए यूज करते हैं। S जो है ये शार्प को एक्सप्रेस करता है। P प्रिंसिपल के लिए, तो यहाँ पे एब्रीविएशन ऑफ सब एनर्जी लेवल के क्या क्या एब्रीविएशन है तो उनको भी। ओके, एक अनदर पॉइंट यहाँ पे ये है, मैंने यहाँ पे L वैल्यू जो है डिस्क्राइब करता है द कॉलम नंबर्स।
ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? कॉलम नंबर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो है कॉलम नंबर्स को ये एक्सप्लेन करता है। तो पीरियोडिक टेबल्स में कॉलम नंबर जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल में द कॉलम नंबर जो होते हैं, कॉलम नंबर इन पीरियोडिक टेबल जो है उसको भी ये डिस्क्राइब करता है। तो ये अगर आप लोग देखें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है, यहाँ से हमने जो है जो वैल्यूज यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है, सो यहाँ पे L वैल्यू इज इक्वल टू 0 और n-1 तक ये एक्सटेंड होती है। 0 से लेके n-1 तक जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एक्सटेंड होती है। ओके, थैंक यू।